Assalamualaikum students, how are you? Where are the remaining students? Islam. The students, there are very few students here. Inform them to join the session. Yes, CR, are you there? CR? जी हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? स्टूडेंट्स, मैम प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था और लेयर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। okay, so we have discussed about the generic process framework activities. वो हमने कर ली है ना, जिसमें कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग, देन कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. ठीक है ना, दीज आर द 5 प्रोसेस जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. ठीक है.
अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि हमने इसमें जो मॉडलिंग की डिटेल की थी, मॉडलिंग में जो हमारे पास एनालिसिस है और डेटाबेस डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, ये हमने कर लिया था? नो मैम। नो मैम। ओके। मैम प्रोसेसेस तक पढ़ा था। प्रोसेस तक। हम्म, Okay, can you share the view the screen of process models, software process model? यस मैम। Okay. अच्छा, हमने इसमें एनालिसिस, इसमें जो हमारे पास है मॉडलिंग, ठीक है ना। मॉडलिंग में बेसिकली हमारे पास ये जो 5 स्टेप्स हैं प्रोसेस, जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी चीज़, ठीक है। इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन एंड देन प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। तो प्लानिंग भी हमने डिस्कस किया है कि जिसमें हमने टास्क टू डू, ठीक है ना, और रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड होंगे एंड व्हेन वी आर डूइंग गोइंग टू परफॉर्म दोस टास्क, ठीक है ना। एवरीबॉडी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे टास्क एलोकेशन होगी, ठीक है। देन कम्स टू द मॉडलिंग। मॉडलिंग में हमने बेसिक एनालिसिस को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हम परफॉर्म करते हैं। So it helps the software engineer to better understand the problem they will be work to solve. फिर उन्हें इवेंचुअली देख लें, हमने ये पढ़ा तो नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा हमारा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। ये वाली साइट हमने की हुई ये क्लास? नो मैम नहीं की। अच्छा, नो मैम। ठीक है। मैम वो पैरामीटर तक किया था, पर पैरामीटर था टूल, बेटर प्रोसेसेस और क्वालिटी फोकस, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर ओके प्रोसेसेस के बारे में वहाँ तक। ओके। अच्छा, जो मॉडलिंग होती है ना, हियर वी आर बेसिकली, हमने तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होती है, ऑल ऑफ यू नो कि हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करनी होती है, ठीक है ना। बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, कि हमने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस पर हमें फोकस करना होता है। So it encompasses a set of tasks that lead to an understanding of what the business impact of the software will be, ठीक है। फिर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले हाई लेवल पे कि यस हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस गोल्स क्या हैं जो कि हमने अचीव करने हैं, ठीक है ना। रिगार्डिंग आप ये कह सकते हैं कि हमारी एक तरह से ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। देन फिर हम उसको फर्दर जो है उसकी डेप्थ में हम मूव करते हैं, व्हाट द कस्टमर वांट्स, ठीक है ना। कि अब यहाँ पे बात आ जाएगी कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, एंड इवेंचुअली दैट हाउ द एंड यूजर्स विल इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर। अब ये हमारी एक तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो हम एंड यूजर के साथ सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा, उस चीज़ तक हमने बॉटम तक आना है इसकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। हाई लेवल से हम उससे फर्दर लो लेवल पे आएंगे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूजर रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल इसमें आएंगी, ठीक है। देन अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम टेक्सचुअली भी लिख सकते हैं, इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डायग्राम टू डिपिक्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर डेटा, फंक्शन एंड बिहेवियर। हमें इसमें हम डायग्राम्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखते हैं डायग्राम जो होती है उससे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इंस्टेड ऑफ रीडिंग के इतने 1000 वर्ड से हमें वो एक पिक्चर जो है इन अ सेकेंड ही सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है। और उसमें हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं कि हमारा डेटा कौन सा है और उसमें हमारे फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है ना। बिहेवियर मीन्स कि रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है ना। मतलब कि आपकी इनपुट की बेस पे आपका सर्टेन टाइम्स जो है उसमें बिहेवियर वो सेम नहीं होगा, ठीक है ना। जब इनपुट वेरी करेगी तो उसके अगेंस्ट आपका बिहेवियर भी सर्टेन इनपुट्स के अगेंस्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। और फिर उससे आउटपुट भी डिफरेंट होगी, मतलब कि डिफरेंट पाथ फॉलो किया जाएगा एक तरह से।
So it provides a relatively easy way to understand and review the requirements. Yes, अब इसमें हमने पहले तो मॉडलिंग में एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो उसमें हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, देन हमने उसी स्टेज पे ही सॉर्ट ऑफ कि जो हमने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं कि हमने पहले उसको अंडरस्टैंड किया है, फिर उनको हमने डिस्क्राइब किया है, डायग्राम्स को थ्रू रिप्रेजेंट किया है, एंड देन हमारा फिर फेज क्या होगा, रिव्यू द रिक्वायरमेंट्स फॉर करेक्टनेस। फिर हमारी वैलिडेशन होगी कि हम उसका रिव्यू कंडक्ट करेंगे कि ये द रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट, कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी करेक्ट। क्योंकि देखिए हमारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके बेस पे हो रही होती है, जो हमारी कॉस्ट स्पेंड हो रही होती है, टाइम इससे हमारा स्पेंड होगा जब हमारी डेवलपमेंट होगी। सो वट एवर इज़ रिटन डाउन इन दैट रिपोर्ट, उसी बेस पे हमारी सारी आगे जो लोग उस पर वर्किंग करेंगे वो डेवलपमेंट होगी। तो हम उसमें फिर किसी भी टाइप का रिस्क या एरर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द रिक्वायरमेंट शुड बी करेक्ट एंड इट शुड बी कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीटनेस होनी चाहिए कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग ना हो। देन कम्स कंसिस्टेंसी, मीन्स कि आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और कन्फ्लिक्ट विद द रिक्वायरमेंट नंबर 2, ठीक है। सब बच्चों को बात समझ आ रही है ना, आवाज़ आ रही है ना? मैम आवाज़ आ रही है, आपने Okay, स्लाइड स्विच, स्लाइड्स क्या हुआ है? मैंने कहा स्लाइड आपने स्विच किया है या वो पहले वाली स्लाइड ही है? नहीं, अभी वही स्लाइड है। आपको कौन सी व्यू हो रही है? ये मॉडलिंग नहीं व्यू हो रही, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यही स्लाइड है ना, स्लाइड नंबर 12, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपकी करेक्टनेस है, व्हाट वी चेक, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। हम रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट कैसे करते हैं, ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सेम वे से इस तरह कोई राइटर नोट नहीं आएगा, तो क्वेश्चंस डिफरेंट वे से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को, उसकी कंप्लीटनेस को भी वेरीफाई करना होता है। रिक्वायरमेंट शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट, ठीक है। देन इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। हम देखें जब रिक्वायरमेंट और ये कंसिस्टेंसी, अब आप कहेंगे कि जब रिक्वायरमेंट गैदर की जा रही होंगी तो ऑब्वियसली वो एक ही रिसोर्स होगा, ठीक है। नहीं, हम उसमें मल्टीपल सोर्सेज से भी रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर रहे होते हैं, बिकॉज हम डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के भी अगर हम देखें तो उसमें डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, नॉट एवरी यूजर विल बी प्रोवाइडिंग अस द इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। हमारी जो इंटरेक्शन होगी, हमें अपॉइंट कर दिया जाएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, पर्टिकुलर वहाँ के रिसोर्सेज में भी सबको अपॉइंट नहीं कर दिया जाएगा हमारे से कोलैबोरेट करने के लिए, डेवलपर्स से कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। वहाँ पे भी सर्टेन लोग होंगे, बट उसमें भी बात आ जाती है कि हाई लेवल पे, मीडियम लेवल पे, या आपके डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका माइंडसेट या उनकी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास कितना है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो फिर एट द एंड मतलब कि सारा टास्क परफॉर्म करने के बाद उसका रिव्यू परफॉर्म किया जाएगा। उसमें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन तो उनसे भी कोलैबोरेट कर लेंगे, क्लाइंट से भी, ठीक है। तो एक बार फाइनली उसको वेरीफाई कर दें। और जो आपकी हायर मैनेजमेंट होती हैं, टीम लीडर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में ये फिर इश्यूज को फेस करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसलिए हमें कंसिस्टेंसी का चेक एट दिस लेवल करना पड़ता है, ठीक है। ताकि रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल गैदर हुई, उसमें कह रहे थे कि येस टेम्परेचर शुड बी नोट डाउन, टेम्परेचर्स का लॉग रखा जाए, ठीक है, सर्टेन रेंज का 22 या 40, ठीक है ना। और एक रिक्वायरमेंट लिखी गई हुई थी कि येस यू शुड नोट डाउन टेम्परेचर्स जो लॉग किए जाएँ, ठीक है ना, वो सारे टेम्परेचर्स लॉग किए जाएँ, ठीक है, उनका लॉग मेंटेन किया जाए। तो फिर इट मीन्स कि जो जिसने डेवलपमेंट करनी है एट द एंड, या उसको इस टाइम पे रिव्यू किया जाएगा कि व्हाई दिस रिक्वायरमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द अदर वन, ठीक है। क्योंकि आप देखें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट डोमेन के लिए हो रहा है, तो उस डोमेन का नॉलेज, उसकी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है ना, उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर उनके किसी यूज़ का नहीं होगा और ना आप मार्केट में सक्सेसफुल फिर होंगे। तो ओके, कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द मॉडलिंग, ठीक है ना, जिसमें हमारा डिज़ाइन भी आता है, ठीक है ना। तो डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, इट ब्रिंग्स टुगेदर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, द बिजनेस नीड्स एंड द टेक्निकल कंसिडरेशन। अब देखें इसमें, देखें हमारी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, बिजनेस नीड्स हैं, बिजनेस नीड्स कह लें कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर टेक्निकली हाउ वी हैव टू डू दैट, ठीक है ना, टू फॉर्म द ब्लूप्रिंट फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उसका एक स्केच लेआउट जो है ना, उसको कंसिडर किया जाता है इन द डिज़ाइन फेज। So it creates a model that provides detail about software data structures, software architecture, interfaces, and components that are necessary to implement the system. So अब इस लेवल पे हमें बेसिकली इस तरह के मॉडल्स क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें
यस, आप सॉफ्टवेयर डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाई कर सकते हैं, आर्किटेक्चर्स क्या होंगे, ठीक है, इंटरफेस क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा इंटरेक्शंस के लिए, और कंपोनेंट लेवल तक हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा डेटाबेस डिज़ाइन भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। देन वी हैव ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दैट कोर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होता है? It basically represents the structure of the data and program components that are required to build the software. आपके basically program components कौन कौन से हैं, आपने उनको identify पहले करना है। पहले identification है कि हमें कौन कौन से चाहिए, ठीक है। Then we come to the point that here we consider the architecture styles कि कौन से styles available हैं, ठीक है ना। उसमें से हमारी situation के accordingly कौन सा best fit होता है उसको हम choose करेंगे। Basically style means the layout of the functionality, ठीक है। कि हमने देखो जो स्टाइल अवेलेबल है वो क्या है कि हमने बेसिकली फंक्शनैलिटी को क्लाइंट एंड पे कितना रखना है और सर्वर एंड पे कितना रखना है, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम, जैसे सिस्टम बनेगा, ठीक है ना, and the interrelationship that occur among all architectural components. Yes, अब जो आपने relationship उनका किस तरह से होगा, interrelationship क्या है, ठीक है, कि जो आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं उसको आप किस तरह से स्प्लिट कर रहे हैं कि फ्रंट एंड पे कितनी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटाबेस की बैक एंड की फंक्शनलिटी कितनी होगी, कौन से मेथड आप कहाँ पे कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है, कौन सी फंक्शनलिटी आप मिडल लेयर पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम यही है कि देखिए जो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी फंक्शनलिटी, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हमने कैसे लेआउट उसका क्या बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए एप्लीकेशन का वंस आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है ना, लेआउट हमेशा सेम होगा जिसके ऊपर आपकी होल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है ना। तो बजारी पूरी एप्लीकेशन उसकी बेस पे आगे मूव ऑन होगी, ठीक है। देन कमिंग टू द यूजर इंटरफेस डिजाइन, so here it creates an effective communication medium between a human and a computer, identifies the interface objects and actions, and then creates a screen layout that forms the basis for a user interface prototype. इसमें हमारे पास जो हमने लेआउट एक स्केच उसका डेवलप करना है कि कैसे आपके यूजर से इंटरेक्शन किसके थ्रू होगी, ठीक है ना। हमें स्क्रीन लेआउट इसमें क्रिएट किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि बेस प्रोवाइड करेगी एज ए प्रोटोटाइप भी हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन, हियर वी डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब ये हमारा कंपोनेंट मीन्स एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है ना। इसमें हम अब कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन दिया कि सबसे आपके बॉटम पे कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन हम बनाते हैं। Here we define the data structures, algorithm, interface characteristics, and communication mechanisms allocated to each software component. तो मतलब कि एक पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसकी सारी जो उससे रिलेटेड डाटा है, उसमें जो मेथड्स होंगे, ठीक है ना, इंटरफेस को उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना, और कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी, तो वो सारा आपका कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन में आता है, ठीक है ना। और अभी एक कंपोनेंट की बात हो रही है, ठीक है, इसका मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे आपके। Now we have the software process model. Process models क्या होते हैं? It is a simplified description of a software process which is presented from a particular perspective. Process model includes the activities of the software process, then software products इसमें कौन कौन सी हैं, and the role of the people क्या होगा उसमें. The types are prescriptive, agile, and mathematical. Prescriptive, these models include a specific set of tasks along with the workflow of these tasks. इसमें एक आप set of tasks specify करते हैं, ठीक है, specify हुए होते हैं, फिर उनका workflow क्या होगा, pattern of working क्या होगा, क्या direction होगी उसमें, ठीक है, and definite milestones and outcomes for each task, ठीक है, कि आपके milestones और हम हर task के against उसके outcomes को specify करेंगे, and end result is the desired product. और end result हमारे पास क्या होगा, जो हमने प्रोडक्ट डेवलप करनी थी. Then in agile methods, model tends to be simpler than prescriptive models and it emphasizes on incremental development. इसमें हम incremental development करते हैं, इससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है ज़्यादा, ठीक है, एंड मिनिमल प्रोसेस ओवरहेड होता है इसका, मतलब कि आपको दोबारा से इसमें काम नहीं करना पड़ता, ठीक है, कम होता है वो ओवरहेड, ठीक है। देन कमिंग टू द मैथमेटिकल कौन से हैं, और वो इवॉल्व भी बेसिकली इसलिए हुए थे कि हमारे पास सर्टेन एप्लीकेशन में क्रिटिकल सिस्टम्स में हमें
फॉर्मल मेथड्स हमें अप्लाई करने की जरूरत है कि जहाँ पे हमें एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। Formal method model stresses the mathematical rigor and formal proofs that the product is meeting carefully defined goals, ठीक है। जब उसमें हमारे प्रोडक्ट ने उन गोल्स को अचीव करना होता है जो उसके स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। ओके, इसमें हमें प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल, ठीक है। एंड दे हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज़। और वो क्या है, इसमें हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, देन सर्विंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क हैं, वर्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब आउटपुट होंगी, आउटकम्स होंगे डिफरेंट फेजेस की, ठीक है। देन क्वालिटी एश्योरेंस हो रही होती है, ठीक है। एंड चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म भी उसका पार्ट होता है, ठीक है ना, कि जो चेंजेस आ रही है उसको हमने कैसे हैंडल करना है। So here is the hierarchy for prescriptive models. तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स में हमारे पास आता है वाटरफॉल मॉडल एंड देन एवोल्यूशनरी मॉडल्स। तो एवोल्यूशनरी में हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें रैड है, ठीक है, तो वो भी इंक्रीमेंटल मॉडल है। देन वी हैव द प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कंकरेंट मॉडल और कंपोनेंट बेस्ड मॉडल भी हैं। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द वाटरफॉल मॉडल. It was proposed in 1970 by Lewis, and it is a sequential process model, and its name is due to the cascading effect from one phase to the other one. जो कि देखिए इसका नेम स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इसके हम बैकवर्ड उस तरह से मूव नहीं करते हैं। We move to the next phase when its preceding phase is completed and perfected, ठीक है ना, कि आपने उसको कंप्लीट करना होता है, फिर आप नेक्स्ट फेज पे मूव ऑन कर सकते हैं। And there are no overlapping in the phases, ठीक है, कि इसमें overlapping नहीं होती, and we cannot jump back and forth in the phases. So here is the diagram of the waterfall model, कि जिसमें हमारे से बेसिकली हम इसको अगर आप उसमें देखें प्रेसमेंट की बुक में भी इसकी डायग्राम गिवन है, ठीक है ना, तो जिसमें हमारे पास वही पेजेस है कि यस कम्युनिकेशन हमें क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, मतलब स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करके उनसे कोलैबोरेट करना है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन करनी है। देन वी हैव द प्लानिंग में हमें एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, ट्रैकिंग करनी होती है। देन कमिंग टू द मॉडलिंग फेज, एनालिसिस, डिज़ाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में कोड एंड टेस्टिंग करनी होती है, एंड द डिप्लॉयमेंट में हमें उसकी डिलीवरी, सपोर्ट और फीडबैक प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो अदर वे जो है हमारे पास वो ये कि स्टार्ट में हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है, एनालिसिस करके हमने उसको रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर लिया। देन डिज़ाइन फेज है, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स द कोडिंग फेज, एंड टेस्टिंग हम करेंगे, उस आपकी इंटीग्रेशंस भी होंगी, ठीक है। एंड एट लास्ट इज आवर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना। मतलब ये है कि यस, लेकिन हमने इसमें फेजेस को अलग से स्पेसिफाई इस तरह से कर देना है, ठीक है, और हम इसमें बैकवर्ड इस तरह से मूव नहीं करेंगे। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन ड्रिवन मॉडल, ठीक है, हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एंड दिस प्रोसेस मॉडल इज एप्लीकेबल व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर स्टेबल एंड वेल डिफाइंड, ठीक है ना। देखिए हम इसमें अब बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट्स, इसमें ये प्रोसेस मॉडल तब अप्लाई किया जाएगा जब हमारे क्लाइंट की साइड से रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो वेल डिफाइंड होंगी। वेल डिफाइंड मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज accurately specified और वो स्टेबल हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। मतलब कि आप कमिट करेंगे कि यस इसमें ये चेंजेस उसमें से इस तरह से आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, दे आर स्टेबल। क्योंकि देखिए हमारे यही इसमें आगे जाकर भी डिस्कस करेंगे कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ये नहीं होती, ठीक है। वेल डिफाइंड एनहांसमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग सिस्टम आर टू बी मेड, और जब हम एनहांसमेंट्स भी करेंगे तो दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। आपने ऑलरेडी एक सिस्टम डेवलप है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें जब भी अगर एनहांसमेंट्स भी करनी तो दे मस्ट बी वेल डिफाइंड एज वेल। Here comes the advantages and disadvantages of waterfall model. एडवांटेजेस में ये है बिकॉज हम इसमें बैकवर्ड मूव नहीं करते, तो दैट्स वाई हमारी जो टेस्टिंग होती है दैट इज इनहेरेंट टू एवरी फेज, ठीक है। हम जो वर्किंग परफॉर्म करेंगे उसको कम्प्लीटली उस पर रिव्यू करके फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे, उसको कम्प्लीटली चेक करके आगे मूव ऑन करेंगे। इट इज़ एन इम्पोज डिसिप्लिन अप्रोच, ठीक है ना, कि मतलब कि इसमें हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है, डिसिप्लिन होके
वो उसमें वर्क करना होगा, ठीक है। एंड मेंटेनेंस इज ईजियर बिकॉज इसमें हम सारी चीज़ें जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ठीक है। टास्क एक्यूरेटली हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी जो टास्क अब हम परफॉर्म हो रही हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर, तो जो भी मेंटेनेंस को जब डील करना होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। हम हैज़र्ड वे में हम काम नहीं कर रहे, दैट्स वाई हमारे लिए टास्क को उनको उनकी रिकॉर्डिंग करना, उनको स्पेसिफाई करना वो हमारे लिए ईजी होता है, ठीक है। बार बार हमें अपडेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। Now coming to the disadvantages that here it's not a realistic approach, ठीक है, and complete system delivered is at the end. Yes, in this process model, customer have to be must have patience, ठीक है। तो क्योंकि उसमें जो है आपकी at the end ही प्रोडक्ट क्लाइंट को डिलीवर होती है। अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि जब ये जो हमारे किसी भी फेज में फॉर एग्जांपल अगर, क्योंकि हमने कहा जब डिज़ाइन फेज कंप्लीट होगा देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, तो समथिंग अगर यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो गई है ना, ठीक है ना, एक तो फिर उसकी वजह से ब्लॉकिंग स्टेट अकर हो जाएगी, ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट वाले टास्क भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये भी इसका एक तरह से इशू है कि इसमें अगर हमारे पास वी मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर के इसमें आपकी प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्लॉकिंग स्टेट हो जाएगी, ठीक है ना, in which some project team members must wait for the other members of the team to complete the dependent task. So in this way the time spent waiting can exceed the time spent on productive work, ठीक है ना। आप वेट पे टाइम स्पेंड ज़्यादा हो रहा है इंस्टेड कि आप उस पर प्रोडक्टिव वर्किंग परफॉर्म कर लें। So the blocking states tend to be more prevalent at the beginning and the end of the linear sequential model. तो इसमें आपको कस्टमर को भी ज़रा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। और अ मेजर ब्लंडर इफ अनडिटेक्टेड अंटिल द वर्किंग प्रोग्राम इज रिव्यूड कैन बी डिजास्टरस, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें बहुत ब्लंडर एग्जिस्ट करता होगा और वो अनडिटेक्टेड रह गया है, तो इट मीन्स कि आपका एट द एंड जो प्रोजेक्ट है, वर्किंग प्रोग्राम है, प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, फिर डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। सब बच्चों को बात समझ आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि डिफिकल्ट टू फाइनलाइज रिक्वायरमेंट्स इन अर्ली स्टेज। तो कस्टमर के लिए इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू स्टेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली, ठीक है। बट द वाटरफॉल मॉडल रिक्वायर्स दिस, उसकी तो रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे because it's difficult to accommodate the natural uncertainty that exists in the beginning of many projects. तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपकी जो प्रोजेक्ट्स की बिगिनिंग में जो है वो इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी उसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, कि आपको इतनी प्रोजेक्ट स्टार्ट में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड और नोन नहीं होती, ठीक है। नोन एंड वेल डिफाइंड होना, नोन मीन्स के वेल डिफाइंड तो वो है, ठीक है, कुछ हिडन नहीं है उसमें। तो ये करना एट अर्ली स्टेज जो होता है ये बहुत समटाइम्स डिफ़िकल्ट होता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और फिर ऑब्वियसली इसमें आपके लिए जो एस्टिमेशंस करनी है वो भी समटाइम्स कॉस्ट और टाइम जो है ये रिलेटेड ही होता है, ठीक है ना, तो इसके में हमारे डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम्स। नाउ कमिंग टू द इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है ना। नाउ दिस इज अ टाइप, ठीक है ना, ये हाई लेवल की एक टाइप है जिसमें मतलब कि आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। इंक्रीमेंटल मॉडल बीफ की टाइप है, रैड बीफ की एक टाइप है, ठीक है, इसकी सब टाइप्स हैं और ये हाई लेवल पे है, ठीक है ना, कैटेगरी एक तरह से। In this incremental process models, the products are produced in increments. Software जो हैं वो increments के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं and each increment delivers a customer a working product. तो जो हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, इंक्रीमेंट किसको कहते हैं, तो वो एक वर्किंग प्रोडक्ट होता है, फंक्शनल प्रोडक्ट होता है और उसको हम लेस पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप करके क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे। and it's iterative in nature, these models are iterative in nature, ठीक है, कि आप उसकी मल्टीपल iterations इसमें होंगी तब आपका प्रोजेक्ट एज एन होल कंप्लीट डेवलप होगा। फर्स्ट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड द कोर प्रोडक्ट। फर्स्ट इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं, कोर प्रोडक्ट है। अब ये कोर प्रोडक्ट देखें, अच्छा इसमें ये बात हमें ज़हन में रखनी है कि एट इन द स्टार्ट यू मस्ट नो व्हाट यू हैव टू डेवलप, ठीक है ना। आपने सॉफ्टवेयर कौन सा डेवलप करना है, एप्लीकेशन ओवरऑल आपको उसका स्कोप पता होना चाहिए। फिर क्योंकि देखिए हमने इसका आर्किटेक्चर डेवलप करना है, एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर सेम होता है, ठीक है ना, वो आपकी ग्राउंड जो है वो आपने सेम एक दफ़ा बनानी है, ये नहीं कि दोबारा से उसको उसमें चेंजेस करनी शुरू कर देनी फॉर द सेकंड इंक्रीमेंट। ये नहीं कि सेकंड इंक्रीमेंट में जाके आपने सारा वर्क आपको रीवर्क करना पड़े, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होगी। हमें
स्टार्ट से पता होगा कि वो हमने एप्लीकेशन कौन सी डेवलप करनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका आर्किटेक्चर आप क्या लेके चलेंगे, ठीक है ना। यस, उस आर्किटेक्चर पे जो हमारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है ना, वो आप एक टू सम एक्सटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। लिमिटेड फंक्शनैलिटी क्लाइंट को डेवलप करके विद इन लेस टाइम पीरियड उसको डिलीवर कर रही हैं। इससे आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। यस, वो आपको प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, उसका फीडबैक देगा, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यूएशन होती चली जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट में उन जो न्यू फंक्शनैलिटीज़ में ऐड अप करेंगे और प्लस प्रीवियस वन का अगर कोई फ्लॉज हैं वो भी इसमें रेक्टिफाई करके इंटीग्रेट करके क्लाइंट को इंक्रीमेंट नंबर 2 में डिलीवर कर देंगे, ठीक है। एंड देन यू विल प्लान द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ठीक है ना। जब क्लाइंट को आप डिलीवर कर देंगे उसके बाद आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे वर्किंग स्टार्ट कर देती हैं। एंड हियर कम्स एडवांटेजेस के इस इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल के हमारे पास एडवांटेजेस ये हैं कि इट हेल्प्स व्हेन द प्रोजेक्ट टीम इज स्मॉल। यस, कि आपने इंस्टेड के ज़्यादा टीम मेंबर्स उसको एलोकेट कर दें आप, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसमें फंक्शनैलिटी सारी तो अकम्प्लिश करके नहीं देनी, ठीक है ना। और जब आपको फॉर एग्जांपल अगर उसका पर्टिकुलर सोर्स अनअवेलेबल है, ठीक है, तो आप आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब उस फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है तब आप उसको हायर कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टेड कि आप फॉर द होल प्रोजेक्ट उसको मतलब कि लेस बजट में भी सॉर्ट ऑफ आप ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है। तो इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन द प्रोजेक्ट टीम इज स्मॉल। फीडबैक इम्प्रूव्स द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ठीक है ना, कि आपकी जो फीडबैक फर्स्ट इंक्रीमेंट का फीडबैक आएगा तो उससे आपका इंक्रीमेंट नंबर 2 जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है ना। आपकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होगी कि जो अगर इसमें फ्लॉज वगैरह हैं तो वो आप रेक्टिफाई कर लेंगे और इंक्रीमेंट 2 भी जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं आएंगे। तो ये चीज़ फिर गो ऑन होती रहती है, ठीक है। इन टाइम वर्किंग प्रोडक्ट डिलीवर टू द कस्टमर, ठीक है, और विद इन टाइम जो है कस्टमर को मल्टीपल इंक्रीमेंट्स डिलीवर होते चले जा रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं, ठीक है ना, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स की, उसमें हमारे पास आ जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल एंड द RAD. RAD is the abbreviation of Rapid Application Development. Let's discuss first about the incremental model, ठीक है। All of you can use this diagram, ठीक है ना। डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि इंक्रीमेंट नंबर 1 जो है इट कंसिस्ट ऑफ इसमें क्या होगा कि ये मल्टीपल पेजेस से आसान होगा, ठीक है ना, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन परफॉर्म की जाएगी, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। नाउ दीज आर द जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, ठीक है ना। अब आपको समझ आ रही होगी कि हमारी प्रोसेस जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को ही हम सारे एप्लीकेशंस में यूजुअली मॉडल्स में हम दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जेनेरिक, ठीक है। लेकिन इनका देखें पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है वर्किंग का। अब ये हमने सारे फेजेस फॉलो किए तो हमारे पास ये यहाँ पे जो डिलीवरेबल होगी, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड कोर प्रोडक्ट, ठीक है। और फर्दर जो है जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसका फीडबैक आएगा। फीडबैक से हम इंक्रीमेंट नंबर 2 को उसकी वर्किंग को भी उस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, प्लानिंग होगी और फर्दर जो उसकी फीडबैक से इसमें हमारी इम्प्रूवमेंट्स भी जो हैं वो एम्बेड हो जाएंगी, ठीक है। फिर इस तरह से आफ्टर और ये क्या है कि विद इन फॉर एग्जाम्पल 4-6 मंथ्स का हमारा इंक्रीमेंट नंबर उस टाइम पीरियड में डिलीवर हो गया है। 1 मंथ या 2 मंथ्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है या क्लाइंट को कब वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट नंबर 2 जो है उसमें हमारा आफ्टर दैट टाइम पीरियड लेस टाइम पीरियड के साथ वो भी हम डेवलप करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे। सो अप टू सो ऑन, ठीक है ना। इंक्रीमेंट नंबर 3 होगा वो भी इस तरह से हमारा सारा सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड जो होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीमेंट नंबर 2 है या 3 है तो उनकी वर्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्लाइंट को डिलीवर हो जाएंगी। अप टू सो ऑन ये एन तक हो सकता है, ठीक है ना, एन नंबर तक हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना प्रोजेक्ट की नेचर और सब उसके बारे में। सो व्हेन वी अप्लाई दिस इंक्रीमेंटल मॉडल्स, मैम जब हमारे पास टीम कम हो, लोग कम हो तो उसमें वो हेल्पफुल होता है। मैम स्लाइड्स बंद हो गई हैं। जी जी नहीं। So incremental model is used when the requirements are well understood.
यहाँ पे भी हम तभी देखिए हमने विदिन टाइम सर्टेन टाइम फ्रेम एक वर्केबल सोल्यूशन जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, तो इट मीन्स रिक्वायरमेंट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल अंडरस्टूड, समझ आ जाए सबको, ठीक है ना, जिन्होंने इसकी बेस पे डेवलपमेंट करनी है। एंड मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिलीवरीज आर आइडेंटिफाइड, ठीक है ना, कि उसको भी हम स्केच कर सकते हैं कि आपकी कितनी जो डिलीवरीज हैं वो इसमें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है ना, उसको हम डिफाइन कर लेंगे, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, और वो विद पैसिव टाइम जो है वो आगे आप उसको लेके चल सकते हैं, ठीक है ना, कि वो एक जब एप्लीकेशन इन यूज़ होगी तो कस्टमर्स की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, क्लाइंट एंड यूज़र भी उसमें फीडबैक दे रहा होगा, समझ आ रही है ना बात। एप्लीकेशन में देखें वही बात है कि यहाँ पे जब भी हम इस प्रोसेस मॉडल को चूज करके डेवलपमेंट करें तो हियर द पीपल विच आर इन्वॉल्व, द प्रोग्रामर, द क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट को हम डिलीवर कर रहे हैं ना, क्लाइंट फिर आगे अपने एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा है। अब एंड यूजर्स की तरफ से भी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है ना, वो भी फीडबैक दे सकते हैं कि यस हमें इस एप्लीकेशन में अब ये भी काम मैनुअल की जगह ऑटोमेटेड चाहिए, ठीक है, तो ये भी हम इसे फैसिलिटेट कर दें, इसमें मल्टीपल टाइप की रिपोर्ट्स हमें दे दें ताकि हमें उसमें मैनुअली कोई इस तरह से काम ना करना पड़े, ठीक है, एक ईज प्रोवाइड हमें की जाए, ठीक है ना, विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वो क्लाइंट वो भी कम्युनिकेट कर सकता है। एंड इन दिस वर्कफ्लो इज इन लीनियर, ठीक है ना, सिक्वेंशियल फैशन में वर्किंग होगी विदिन एन इंक्रीमेंट एंड इज स्टैगर्ड बिटवीन इंक्रीमेंट्स, ठीक है, और आप इसमें लीनियर पैटर्न फॉलो करेंगे। इट्स आइट्रेटिव इन नेचर, ठीक है ना, ये आइट्रेटिव हमने पहले भी डिस्कस किया, एंड इट फोकसेस ऑन एन ऑपरेशनल प्रोडक्ट विद ईच इंक्रीमेंट, ये वर्क हर इंक्रीमेंट के साथ एक ऑपरेशनल वर्किंग होगा उसके पास, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ नीडेड सेट ऑफ फंक्शनलिटी सूनर वाइल डिलीवरिंग ऑप्शनल कंपोनेंट्स लेटर, यस, तो इसमें जो मेन बेसिक फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है वो आप जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं क्लाइंट को, और उसमें जो ऑप्शनल फीचर्स हैं वो हम लेटर ऑन भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इट्स यूजफुल व्हेन स्टाफिंग इज टू शॉर्ट फॉर अ फुल स्केल डेवलपमेंट, ठीक है ना, कि जब आपके पास आप फुल स्केल पर उसकी डेवलपमेंट उस पूरी एप्लीकेशन एट वंस मतलब कि नहीं बना के दे सकते, आपके पास उसका लोग कम है, तो आप इसमें इंक्रीमेंटल अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है सब बच्चों को बात? यस मैम। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन था इसमें। जी बेटा। मैम वाटरफॉल में भी तो हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स वेल नोन होनी चाहिए, तो इसमें यस भी सारी रिक्वायरमेंट्स वेल नोन होनी चाहिए, तो फिर यस फायदा क्या रहा है, इसमें फायदा क्या बेटा, रहेगा मेरी फिर? बात ना, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, ठीक है ना, अगर मेरे रिक्वायरमेंट्स नोन ही नहीं होंगी तो हमको तो वो प्रोसेस मॉडल को वो प्रोटोटाइपिंग होता है, प्रोटोटाइपिंग एक वे नो आउट है। मैम, हाँ सारी अब वो सारी रिक्वायरमेंट्स तो एट अ टाइम नॉन नहीं ना हो सकती, हमें तो कुछ ही पता होंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमें लगेगा कि कुछ और चीज़ होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हाँ, या नहीं कुछ और देखो, चीज़ ऐड होनी चाहिए। फिर नहीं बेटा, हमारे प्रोजेक्ट्स तभी सक्सेसफुल होते हैं, देखिए प्रोजेक्ट्स की ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तभी तो हम ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। ये कोर्स किस लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको उसके सिग्निफिकेंस का आइडिया हो कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है एट द एंड जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी सफर होती है, ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स नोन नहीं होगी, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल क्या है कि ऑब्वियसली अगर प्रोजेक्ट का साइज जो है 1 ईयर उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करने में लग रहा है 1 ईयर और 2 ईयर्स, ठीक है ना, तो वो फिर उतना टाइम आप स्पेंड करके ही क्लाइंट को देंगे, ठीक है ना, ये नहीं उससे पहले होके वो आप क्लाइंट को डिलीवर करते। लेकिन इंक्रीमेंटल मॉडल का आपको बेनिफिट क्या है कि आप उसमें जो है आफ्टर 6 मंथ जो है क्लाइंट को एक वर्केबल सोल्यूशन दे देते हैं, ठीक है ना, उससे आपका क्लाइंट को भी कुछ पता चलेगा ये इसका सॉफ्टवेयर कैसा है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, बजाय इसके कि एट द एंड आपका कुछ डिजास्टर रख करो आफ्टर 2 इयर्स विद एक्सेप्टेबल नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यस इंपॉर्टेंट मैम। है इसमें, इस सिनेरियो में इंक्रीमेंटल, अभी हमने पहले भी अगर आपने एजाइल का वर्ड भी जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे इंक्रीमेंटल बात ही कर रहे थे, ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि अब नाउ डेज जो ट्रेंड क्या है कि जिसमें हमारे पास, लेकिन देखिए ये वाटर फॉर्म मॉडल अब सब बच्चों को पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल होता है, ठीक है, तो ये हमारे कह रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सर्टेन जो हमारे नोन होने चाहिए, तभी हमें इंक्रीमेंटल मॉडल की सिग्निफिकेंस का भी आइडिया होगा, हाउ दैट इज डिफरेंट, और उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्यों उस चीज़ को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो दोनों में यस बिल्कुल मैम। भी सेम बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है।
और लेकिन अगेन वही बात है कि आप किस सिचुएशन में, इट वेरीज, केस स्टडी टू केस स्टडी वेरी करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये वेरी करता है। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है उसमें कौन सा मॉडल लेके अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि एक एप्लीकेशन में आप मल्टीपल मॉडल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम, कंफ्यूजन है देखिए तब। Yes, RAD it is a incremental software process model, ठीक है ना। अब इसमें भी ये है कि इसमें हमारे पास ये इट्स टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल, और ये इसमें भी हम लीनियर सिक्वेंशियल वाटरफॉल मॉडल ही बेसिकली इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इन अ फास्टर वे, रैपिड, ठीक है ना। इट emphasizes on the short development cycle, कि इसमें हमारे पास जो डेवलपमेंट साइकिल है दैट इज शॉर्ट, इसमें हम फास्टर डेवलपमेंट करते हैं। एंड दिस वी यूज़ द कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, केस टूल जो हैं वो इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लस इट्स अ कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, कि इसमें हम ऑलरेडी डेवलप अगर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, उसके बेस पे, क्योंकि हमने फास्टर डेवलपमेंट करनी है, ठीक है ना। तो और फिर हम अगर उसे स्क्रैच से डेवलप करने लगेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है ना, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और सिस्टम डिलीवर्ड इन शॉर्ट टाइम, 2 to 3 मंथ्स में हम वर्केबल जो सोल्यूशन है वो क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम टूल्स भी यूज़ करते हैं ताकि हमें हेल्प प्रोवाइड हो। फिर इसमें जो कंस्ट्रक्शन मीन्स डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट जो है वो भी हमें स्क्रैच से नहीं करनी पड़ती, हम इसमें कंपोनेंट्स जो डेवलप हुए होते हैं उसकी बेस पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। एंड दिस इज़ यूजफुल वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड एंड स्कोप इज़ लिमिटेड, ठीक है। कि हम इस एप्लीकेशन मॉडल को कहाँ अप्लाई करते हैं कि जब हमने रिक्वायरमेंट्स भी वेल अंडरस्टूड होंगी, ठीक है ना, और स्कोप भी हमारा लिमिटेड। अब जिसमें फॉर एग्जांपल अब आपका 1 ईयर ये FYP होता है, ठीक है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, उसमें पता है कि स्टूडेंट्स ने 1 ईयर में तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट करना है, ठीक है। बट द थिंग इज के वो अदर कोर्सेज भी पढ़ रही हैं, ठीक है ना, और स्टूडेंट पे कितना बर्डन होगा उसमें। आप देखें आपका स्कोप भी लिमिटेड होता है, रिक्वायरमेंट्स भी वेल नोन है। अब उसमें हम कोई एक्स्ट्रा जाके कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वगैरह एम्बेड नहीं करते, ठीक है ना, ये चेक नहीं करते, स्टूडेंट से इतना डिमांड नहीं करते, ठीक है। कि यस बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी को जो हमारी डिज़ाइन फेज या डॉक्यूमेंट जितनी रिक्वायरमेंट्स में लिस्ट ऑन हो गई हैं, बस उसी को हमने बच्चों ने रिसर्च भी करनी होती है, उसके अंदर उसमें सारी डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को लर्न करना होता है, जो बच्चे पहले कोर्सेज में इतनी हार्ड वर्क नहीं करते, ठीक है ना, वो फिर प्रोजेक्ट में तो उन्हें इंडिविजुअली करना पड़ता है, जो FYP होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारे पास स्कोप भी लिमिटेड होता है, रिक्वायरमेंट्स भी वेल नोन होनी पड़ती हैं, वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए। अदरवाइज तो बता आपको पता नहीं, क्योंकि हमने प्रपोजल की बेस पे चेक करना है कि यस स्टूडेंट्स ने जो प्रपोजल दिया था, जो मिड रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है ना, जब इवैल्यूएशन होनी होती है, फाइनल इवैल्यूएशन, उस वक्त हम सारे जो सुपरवाइजर्स हैं या एक्सटर्नल्स को या इंटरनल एग्जामिनर्स जो होते हैं उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं कि यस के बच्चों ने ये स्कोप डिफाइन किया था और उसके बेस पे अगर उसमें ये बातें लिखी थी, ये रिक्वायरमेंट्स लिखी थी, तो उस बेस पे वो चेक की जाएंगी कि बच्चों ने इतना काम कर लिया है, ओके फाइन, ठीक है। इसी तरह से रियल लाइफ में भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये रैड जो होता है ये कब अप्लाई किया जाएगा, जिसमें हमें शॉर्ट टाइम पीरियड में वर्किंग सिस्टम रिक्वायर्ड हो, ठीक है। यस मैम। लेकिन इसको भी करना वो ज़रा थोड़ा इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। Essential aspects of RAD,
कि इसमें आपने मेथडोलॉजी आपने डिफाइन करनी होती है, मेथड्स टू बी यूज इन दिस मॉडल, ठीक है ना, कि हमने कौन कौन से मेथड्स किस मेथडोलॉजी से किस लेआउट से वर्किंग करनी है, ठीक है। पीपल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट टीम रिक्वायर्ड, इसमें कितने आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, देन उनकी मैनेजमेंट करनी, ठीक है ना, उनको मैनेज करना है कि यस उन्होंने लेस टाइम पीरियड में अपना वर्केबल सोल्यूशन देना है, तो उसमें सब लोगों की कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मैनेजमेंट कमिटमेंट्स इन प्रोवाइडिंग फास्टर एंड टाइमली इंक्रीमेंट, ठीक है, कि वो सब उसमें कमिटेड हों कि यस कि हमने फास्टर डेवलपमेंट करके क्लाइंट को हैंड ओवर करना है, टाइमली इंक्रीमेंट को डिलीवर करना है। और फिर इसमें हमारे पास टूल्स हमें हेल्प आउट करते हैं, और टूल्स कौन से होते हैं, कंप्यूटराइज टूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी फास्टर डेवलपमेंट में हमें हेल्प आउट करते हैं। एंड RAD इज डिफ़िकल्ट टू मैनेज फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, उसके हम RAD को हम लार्ज प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। और जब हम RAD अप्लाई करेंगे तो इसमें फिर कस्टमर और डेवलपमेंट टीम को दोनों को कमिटमेंट देनी होगी, ठीक है ना, दे हैव टू बी कमिटेड कि यस कि हमने इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, ठीक है, और इस टाइम फ्रेम के लिए करना है, तो बोथ ऑफ द पार्टीज नो अबाउट दैट। Or yes, and this type of process model cannot be applied where the system cannot be modularized, ठीक है, कि हम ऐसे, क्योंकि देखिए हमने बेसिकली करना क्या होता है कि RAD में what we do कि हम जो टास्क एलोकेशंस कर रहे हैं ना टू सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कर रहे हैं, ठीक है, और वो कैसे करेंगे कि हम सिस्टम को मॉड्यूलराइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना, ब्रेक डाउन। अब ऐसे सिस्टम जो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड और डिपेंडेंट, उसमें डिपेंडेंसी का फैक्टर आ जाता है, तो फिर उसकी जो है वो मॉड्यूलराइज नहीं होगा, और फिर वो हम डिफरेंट टीम्स को वो एलोकेट नहीं करते। इसमें बेसिकली हम करते हैं इसमें डिफरेंट टीम मेंबर्स को टास्क एलोकेट करते हैं, टीम्स बना देते हैं, ठीक है ना, कि मल्टीपल टीम्स जो है पैरेलल में वर्किंग परफॉर्म कर रही होंगी, ठीक है, पैरेलल में काम कर रही होंगी, और फिर एट द एंड उसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। So RAD model is not applicable where the system cannot be modularized, कि वहाँ इसको मॉड्यूलाइज नहीं कर सकते। And in this obviously इसमें हाई टेक्निकल रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें जब डेवलपमेंट कर रही हैं, एल्गोरिदम कौन सा चूज़ कर रही हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको जो वर्किंग करनी होती है ये बड़ा, इसमें भी हमारे पास इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैम जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं करते उसे हम लोग, तो वो तो ज़्यादा होता ही मॉड्यूल्स करते हैं में। बेटा, करते हैं, नो डाउट, तो हमने करना ही होता है, लेकिन फिर इसकी ये नेचर है ना कि हमने ये वो क्या होता है, सिक्वेंशियल हो रहा होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में डिफरेंट टीम्स को टास्क असाइन कर रहे हैं। समझ आ रही है बात, कि आपने उसको इस तरह से जो सिस्टम ब्रेकडाउन हो कि वो इंडिविजुअल टीम्स, सेपरेट टीम्स इस पर वर्क कर सकें। मतलब कि मैंने 3 लोगों को डिफरेंट टास्क एलोकेट कर दिए उसी टाइम स्पैन में, 3 अनदर टीम जो है वो एक टास्क उसमें परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, अनदर टीम जो है वो 3 मेंबर्स हैं और वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमने एक प्रॉब्लम को डिकम्पोज करके उस पर वो कर दिया। लेकिन और हमारे पास टाइम भी कम है, वर्क प्रेशर भी आ रहा है, ठीक है ना, तो उस सिनेरियो में ये हर जगह मतलब RAD इज नॉट एप्लीकेबल। समझ आ रही है बात, कि इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। वही मैंने कहा ना कि हम डिफरेंट टाइप के यस उसमें मैम। पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हर सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर प्रोजेक्ट की नेचर डिफरेंट होती है, इश्यूज और उससे रिलेटेड हमारे रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी कर रही होती है। उस सिनेरियो में हमें बड़ा सोच समझ के इसको अप्लाई करना होगा, ठीक है, ऐसे सिस्टम्स में। यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी तो मैम। सब स्टूडेंट्स ने यहाँ ज्वाइन किया था, तो इसमें अटेंडेंस तो साथ ही हो जाती है ना, ठीक है, एक्सेल शीट में इसमें आ जाती है कब किस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो स्टिल ये सारी क्लास सुनी है, इज 25 स्टूडेंट्स आर हियर। तो वैसे इनरोल्ड कितने हैं ये बच्चे, ये आ क्यों नहीं रहे? RAD तक अब इसको आपने इसको प्रिपेयर करना है। 25 स्टूडेंट्स तो नहीं है इस क्लास में, ठीक है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ मैम। ठीक है, मेरा असल में कैंपस में लेक्चर अल्लाह है, हाफिज़ ठीक है, मैम। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इसको शिफ्ट करें, आपके पास अगले स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मतलब सेकंड के बाद थर्ड या फोर्थ, थर्ड आपकी बिजी है शायद, तो फोर्थ नो मैम, अवेलेबल है? हाँ 1 2 3 ये हमारी तीनों स्केड्यूल है। ना, 3 है ना,
नो और मैम मैम आगे उसके भी बाद फिर टाइम में देता चेयरमैन है। है। स्पोर्ट्स में इनका वो है, दूसरी क्लास है, चेयरमैन मैम अलग। फिफ्थ में हमारी डीएसपी की है। अच्छा चलिए ठीक है, यू कैन लीव द सेशन। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज मैम। Dear students, you can leave the session.